एवरीवन, आज से हम सेकेंड ईयर की बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं और सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्पायरेशन खुद क्या है। रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद तमाम सेल जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए जो चीज़ रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होती है उसे ऑक्सीजन कहा जाता है, O2। O2 इज़ यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, और वो चीज़ जो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है रिस्पायरेशन के प्रोसेस के बाद जो है वो उसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो निकलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिस्पायरेशन के दो टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और एक इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को ब्रीथिंग भी कहा जाता है और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन उस रिस्पायरेशन को कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे होता है। ठीक है, जबकि इंटरनल रिस्पायरेशन उस रिस्पायरेशन को कहते हैं, उस रिस्पायरेशन की टाइप है जो सेलुलर लेवल पे होती है। ठीक है, और सेलुलर रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो रिस्पायरेशन होती है या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो है वो उसके दो फेसेस हैं, यानी कि इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी कहा जाता है और एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी का ऑक्सीजन को अंदर लेना, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेना इनहेलेशन कहलाता है, जबकि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना एक्सहेलेशन कहलाता है। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन दो तरह से होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। इन दोनों के बारे में हम पिछली क्लासेस में जो है वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप एक बात याद रखें कि इन दोनों का जो है मेन एम जो होता है वो ATP की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और ATP के बारे में आप जानते हैं कि ATP जो है वो सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर होने वाले तमाम इवेंट्स के लिए ATP जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, ATP के बगैर जो है वो बॉडी अपने काम नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, वो है रिस्पायरेटरी सरफेस सिस्टम ऑफ मैन। रिस्पायरेटरी सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नाउन एज रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। उसके बाद हमारे पास है रिस्पायरेटरी सरफेस। रिस्पायरेटरी सरफेस उस सरफेस को या उस एरिया को कहा जाता है जहाँ से रिस्पायरेशन होती है। ठीक है, जिस जगह से रिस्पायरेशन होती है, द प्लेस वेयर रिस्पायरेशन अकर इज नाउन एज, या द एरिया where the process of respiration occur is known as respiratory surface। एल्वेलाई की बात की जाए, एल्वेलाई जो है वो हमारे पास जो है एक रिस्पायरेटरी सरफेस है। एल्वेलाई ये हमारे पास जो है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर है एल्वेलाई। ठीक है, इसमें से हम एक एल्वेलस को निकालते हैं, सिंगुलर ऑफ एल्वेलाई इज एल्वेलस। ठीक है, तो एल्वेलस को एक निकालते हैं, तो ये एक रिस्पायरेटरी सरफेस है। तो रिस्पायरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। रिस्पायरेटरी सरफेस को जो है वो मॉइस्ट और परमिएबल होना चाहिए। परमिएबल यानी कि परमिएबल इसलिए ताकि जो है वो गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो सके। ठीक है, इसके बाद रिस्पायरेटरी सरफेस का थिन होना चाहिए ताकि आसानी से गैस जो है वो डिफ्यूज़ हो सके, इनके एक्सचेंज में कोई रुकावट ना हो। जितना थिन होगा उतनी गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगी। उसके बाद जो है वो लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। रिस्पायरेटरी सरफेस का जो है वो लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। और लास्ट हमारे पास जो है वो गुड ब्लड सप्लाई भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और ये तमाम खुसूसियात, ये तमाम प्रॉपर्टी जो है वो एल्वेलाई के अंदर मौजूद है और एल्वेलाई इसलिए कहा जाता है इसे रिस्पायरेटरी सरफेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है डिवीजन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। डिवीजन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है,
अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास नोज है और फेयरिंग्स है, जबकि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्विलाई और लंग्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में की जिसमें नोज़ और फेयरिंग्स है। ठीक है, नोज़ की बात की जाए तो नोज़ वाहिद रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ये सिस्टम है। ठीक है, नोज वाहिद रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है जो एक्सटर्नल है, बाहर है, विजिबल है। ठीक है, ये विजिबल है। ठीक है, ओनली पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम विच इज़ विजिबल। ठीक है, नोज़ की बात की जाए तो नोज़ के बाहर, ये हमारे पास मिसाल के लिए हमारे पास नोज़ है, नोज़ के बाहर जो एक्सटर्नल दो ओपनिंग्स होते हैं उन्हें नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, अब नोज के बाद आगे हमारे पास होलो स्पेस होता है, उसे कहा जाता है नेज़ल कैविटी। ठीक है, और नेज़ल कैविटी जो है वो नेज़ल कैविटी को एक बोन ने सेपरेट किया होता है जिसे नेज़ल बोन कहा जाता है, और नेज़ल बोन नेज़ल कैविटी को दो हिस्सों में सेपरेट करती है। ठीक है, उसके बाद नोज़ की बात की जाए तो नोज़ के अंदर जो है वो म्यूकस मौजूद होता है, हेयर मौजूद होता है। तो म्यूकस और हेयर का क्या काम है? इसके अंदर जो हमारे पास है हेयर्स और म्यूकस या सीलिया। ठीक है, हेयर की बात की जाए तो हेयर जो है वो फिल्ट्रेशन में काम करता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे जो है वो डस्ट पार्टिकल जो है वो हवा के ज़रिए हमारे जो है वो सांस की नाली में या रिस्पायरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं। ठीक है, तो हेयर जो होते हैं वो नोज़ के अंदर मौजूद जो हेयर होते हैं वो वहीं से डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं और आगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाने नहीं देते, और वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके जो है वो फेरिंग्स की तरफ भेज देते हैं, और फेरिंग्स क्या करता है, उसे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो म्यूकस की बात की जाए तो म्यूकस भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। आप इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए आपका नाक जो है वो सूख जाए तो आपको कितना जो है वो सांस लेने में मसला होता है। उसके बाद फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज वे है फॉर रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के लिए जो है वो कॉमन है, मतलब यहाँ से फूड भी गुजर सकता है और एयर भी। ठीक है, और फेरिंग्स की बात की जाए तो फेरिंग्स के हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लेर्गोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स फेरिंग्स का वो हिस्सा है जो ओरल कैविटी से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, नेजोफेरिंग्स जो नेजल कैविटी से कम्युनिकेट करते हैं, लेरिंगोफेरिंग जो लैरिंग्स से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, और लोअर ट्रैक में हमारे पास लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई, लंग्स है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप एक दफ़ा इसके स्ट्रक्चर को देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे अपर ट्रैक में हमने बताया कि नोज़ आता है, ये नोज़ है, और हमारे पास जो है वो फेरिंग्स हमारे पास ये है। ठीक है, और लोअर ट्रैक में हमारे पास जो है वो लैरिंग्स है, फिर ट्रेकिया है, फिर हमारे पास जो है वो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकियोल्स हैं, ये एल्विलाई हैं, एल्विलाई सेग लाइक स्ट्रक्चर एल्विलाई हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास जो है वो लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।